Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11th and it is our 7th part and our chapter name is collection of data. In this video today we are understanding about the sample and non-sampling errors. After that the source of secondary data and then after the census of Indian and NSSO. So dear students, first of all we start here. First point, that name is the sample and non-sampling errors. तो सैम्पल और नॉन सैम्पलिंग एरर्स की जब बात करते हैं तो सैम्पलिंग एरर में होता क्या है? तो सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेटेड एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और द इनवर्स. नॉर्मली इसमें जो एरर्स की अगर बात करें तो क्या होता है, ये उन डिफरेंसेस की बात करता है जो सैम्पलिंग को फोकस करके एस्टिमेट की गई थी और जो वास्तविक वैल्यू उसको मिलती है. यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को स्टडी करने की से पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और उसके स्टडी करने के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सैम्पलिंग एरर्स कहलाता है. इट इज़ अ एरर्स दैट अकर्स व्हेन वी मेक एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन. इट इज़ द एरर्स, ये वो एरर्स होता है जो हम जब पॉपुलेशन या किसी पॉइंट किसी आइटम को ऑब्जर्व करते हैं तो उस बीच में निकल के आता है. द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स एस्टिमेट इज अ सैम्पलिंग एरर. फिर से वो लाइन कह रहा है कि वो डिफरेंस है जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है, यानी कि जिस पैरामीटर पे हम अपने पॉपुलेशन को या आइटम्स को कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं उसमें, और जो वास्तव में एस्टिमेट किया गया था, जिसका निर्धारण पहले किया गया था कि इतना होना चाहिए. जैसे मान लीजिए क्या है कि किसी कैलकुलेशन में हमने देखा कि एवरेज वैल्यू हमारी 100 होनी चाहिए, ठीक है, और वो 100 वैल्यू ना हो कि वो 90 हो गया या 110 हो गया, तो वो जो डिफरेंसेस है दैट इज इंडिकेटिंग अबाउट द एरर्स. यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑफ 5 हाउसेस, 5 घरों का जो एक्सपेंडिचर दिया गया 500, 600, 7, 650 एंड 750 दिया गया है. तो एवरेज एक्सपेंडिचर विल बी, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए सारे एक्सपेंडिचर को हम ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सारे को ऐड करने के साथ 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 450 के अप्रॉक्स हमको हर फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो मिल जा रहा है. मतलब सपोज वी सेलेक्ट द सैम्पल ऑफ 2 हाउसेस whose expenditure is with the expenditure of 500 and 700. हमने 500 और 700 को ले लिया, तो 700 500 को लेंगे तो 12 होगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 600 के अप्रॉक्स हमारी वैल्यू आती है. तो यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू है 240 और अभी हमको मिल रही है 600. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी 40 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है वो सैम्पल एरर्स को. अब हम अगर नॉन सैम्पलिंग एरर्स की अगर बात करें तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स की जब भी बात होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर द मोर सीरियस दैन द सैम्पलिंग एरर्स. जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, यानी कि ज़्यादा ही कह सकते हैं कि ज़्यादा गलतियाँ होती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स में. या फिर अगर देखें तो दीज एरर्स कैन अकर्स इन एनी टाइप ऑफ द सर्वे वेदर इट बी अ सेंसस और द सैम्पलिंग सर्वे. ये ऐसे सर्वे होते हैं चाहे वो सैम्पलिंग में हो या सेंसस सर्वे हो, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एरर्स आता है. तो यहाँ पे जो एरर्स आते हैं वो ज़्यादा सीरियस एरर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अफेक्ट करने वाले एरर्स होते हैं. एरर्स इन डाटा एक्विजिशन की अगर बात करें तो डाटा को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उस समय अगर रिकॉर्डिंग हमारी गलत होती है तो पूरा डेटा का रिजल्ट गलत हो जाता है. नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, अगर नॉन रिस्पॉन्स एरर्स की बात करें तो मान लीजिए इट्स अकर व्हेन द इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन लिस्टेड इन द सैम्पल्स और द पर्सन फ्रॉम द सैम्पलिंग रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड. कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो सैम्पलिंग जो पर्सन मतलब जो रिस्पॉन्डेंट होता है उससे अगर कनेक्शन में नहीं आता है या वो रिस्पॉन्डेंट उसको रिफ्यूज़ कर देता है, इन दिस केस द सैम्पल ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन जो हो रही है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी. फिर आता है सैम्पलिंग बायस. तो सैम्पलिंग बायस की सिचुएशन की अगर बात करें कि इट्स अकर व्हेन द सैम्पलिंग प्लान्स इन अ सच दैट द सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट population are not included the
इंटेंशनली, तो नॉर्मली देखें तो जो मेंबर जो टारगेट है वो पूरी तरीके से उसमें अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब हमको 10 का टारगेट लेके चलना है और 3 ही 4 हो रहे हैं या 5-6 हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे सैम्पलिंग बायस की सिचुएशन आती है। मेजरमेंट एरर्स, कई बार जब हमारे पास मटेरियल कलेक्शन गलत होता है तो मेजरमेंट एरर भी गलत होता है। तो दिस एरर अकर्स ड्यूरिंग द मैथमेटिकल कंपुटेशन, कई बार ये होता है मैथमेटिकल कंपुटेशन होने की वजह से, गलत होने की वजह से भी हमारा रिजल्ट गलत आता है। हम बात करते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, तो पहला होता है पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। पब्लिश सोर्स में कहाँ था, यानी कि ये वो डाटा होता है जो पब्लिकली लोगों के सामने होते हैं। पब्लिश सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी डाटा बेसिकली द रेफर्स टू द वेरियस नेशन एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी ऑफ विच कलेक्ट एंड पब्लिश द स्टैटिकल डाटा रिलेटिंग टू द बिजनेस, ट्रेड, लेबर, प्राइस, कंजप्शंस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों से वो रिलेटेड होते हैं जिनका जो पब्लिकली क्या होते हैं, डिस्क्लोज होते हैं लोगों के सामने। तो नॉर्मली यहाँ पे देखें तो ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है। कई बार गवर्नमेंट अपनी जो एक्टिविटीज़ करती है, जो प्लानिंग्स चलाती है, उनसे किसको कितना फ़ायदा हुआ, किन किन लोगों को उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट हो, तो उसको वो डिस्क्लोज करते थे। पब्लिकेशन ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लाइक अ एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एयर प्लान्स और सेंसस एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पब्लिश करने का काम करती है। तो ये सर्वे जो होते हैं क्या होते हैं, पब्लिश सर्वे होते हैं। इसके थ्रू जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर मान लीजिए किसी को क्या है कि इकोनॉमिकल सर्वे की रिक्वायरमेंट है, अब जो कंपनियां हैं जो ट्रेड कर रही हैं तो वो देखते हैं कि इकोनॉमिकली कितने लोगों का इनकम क्या लेवल बढ़ा, तो वो इस डेटा को यूज करके अपने स्टैटिस्टिशियंस के थ्रू इस डेटा को यूज कर सकती हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो बहुत सारी जो ऐसी एजेंसियां होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं, ठीक है, सर्वे करती रहती हैं, उनके थ्रू कई बार पब्लिकेशन करने आता है। कई बार गवर्नमेंट के साथ साथ देखें तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं जो पब्लिकेशन करने का काम करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है, तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन के साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशन होता है, ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू होता है, प्राइवेट पब्लिकेशन होता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ रिपोर्ट्स कार्ड जनरेट होते हैं। जब इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है, तो बॉडीज़ लाइक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD के थ्रू अगर देखें तो वो क्या करता है, अपना इंटरनेशनल लेवल पे हर साल 6 मंथली 3rd मंथली अपनी जो डेवलपिंग वर्क होती है, जो सर्वे होती है, उसको रिप्रेजेंट करता रहता है। इसी तरीके से IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये भी क्या करता है, लगातार सर्वे करता रहता है और उसी सर्वे के बेसिस पे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन को पॉइंट ऑफ करता है। जिसे आपने देखा होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर एशियंस डेवलपमेंट बैंक, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या करते हैं, सर्वे को डिस्क्लोज करने का काम करते हैं। यहाँ से भी हम पब्लिकेशन, इनके पब्लिकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन की जब बात करते हैं तो पब्लिकेशन ऑफ CSO और द NSS एंड द अदर रिसर्च बॉडीज लाइक ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ISI यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ये सारे भी, इसके साथ NCERT की ये करता है, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी क्या करते हैं, लोगों के बीच में अपने रिसर्च को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, डिस्क्लोज करते रहते हैं। सारे ट्रेड एसोसिएशन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में आगे हम बताएंगे आपको आने वाले टेस्ट में। नॉर्मली ये चैम्बर, फिर भी एक छोटा सा पॉइंट, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे ऑफिसेज होते हैं, ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग एजेंसियाँ होती हैं या जो कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया सके, और उनके साथ साथ उनको अच्छी मीट्स जनरेट करते हैं बड़ी कंपनियों के साथ, ताकि वेंचर्स को भी जनरेट किया सके और उनके साथ आगे बढ़ाया सके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनुअली 3rd मंथली ऐसे डिस्क्लोज करते रहते हैं। इसी तरह के प्राइवेट पब्लिकेशन वाले भी अपनी चीज़ों को, अपने रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करते रहते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम और मैगजीन के माध्यम से भी हमने देखा हो कई बार क्लासिफिकेशन आते हैं, तो जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने कॉलम ब्लॉग्स लिखते हैं, तो ब्लॉग्स में कुछ लोग सर्वे भी रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ओपनली देखें तो सेकेंडरी सोर्सेज का एक पार्ट है। हम बात करते हैं अनपब्लिश सोर्सेज। अभी तो हमने पब्लिश सोर्सेज की बात की, जो हमने इतने सारे पॉइंट्स अभी पीछे बताए। अब बात करते हैं अनपब्लिश सोर्सेज। तो नॉर्मली ऐसे सोर्सेज जो होते हैं, इट्स कवर द ऑल दो सोर्सेज ऑफ अ सेकेंडरी डाटा वेयर द रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड बाय द प्राइवेट एजेंसीज और द बिजनेस फर्म for their own use and strictly available for the use of general public।
तो नॉर्मली क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, स्ट्रिक्टली इसको अवेलेबल किया जाता है कई बार जब लोगों की ज़रूरत होती है तो, यानी कि ये डेटा तो होते हैं लेकिन आपके डिमांड के बेसिस पे इनको डिस्क्लोज करने का काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया या फिर NSSO। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, देयर आर द सम एजेंसीज इन इंडिया at a national state level of which the collect the statistical data through their survey. The sum of the major agencies of the national level, the Census of India and NSSO। तो ये दो मेजर एजेंसीज है जो सेंसस को लेके सर्वे करने का काम करती हैं या फिर किसी भी तरीके के सर्वे को ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये हर 10 साल पे होता है, ये स्टार्ट होता है। The census of being the regularly conduct every 10 years since 1881। 1881 से ये शुरू हुआ है और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट टाइम इसको कैलकुलेट किया गया था वो उसके बाद वो 1951 में कैलकुलेट किया था और लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन था वो था हमारा 2011 में। यानी कि हर 10 ईयर्स के बाद हम क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन के डिटेल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं सेंसस के थ्रू। हम बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है तो ये करती क्या है, इट वाज सेटअप इन 1950। 1950 में इसको सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल इनकम कमिटीज चेयर्ड बाय द प्रोफेसर PC महलनोबिस। तो इन्होंने इनका रिकमेंडेशन किया था कि हमारे पास एक नेशनल लेवल का कोई सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि NSSO के फॉर्म में आया। इट वाज द रिकॉग्नाइज एज अ NSSO इन मार्च 1970। 1970 में इसको NSSO के थ्रू रिकॉग्नाइज करने का काम किया गया था। द NSSO was established by the government of India to conduct the national wide survey in the successive rounds। ठीक है, ये नेशनल वाइड सर्वे को मतलब बहुत ही वाइड एरिया पे इसने नेशनल लेवल पे सर्वे करने का काम किया और बहुत ही सक्सेसिव रहा। NSSO provides the periodic estimate of a literacy, school enrollment, utilization of the educational services, employment, unemployment, manufacturing and the service sectors, enterprises, the morbidities, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर्स, इसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन सभी जगहों पे ये क्या करता है, इन पे सर्वे करता रहता है। साथ ही साथ देखें तो NSSO कंडक्ट द 3 टाइप ऑफ सर्वे। कौन सा, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ साथ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री और साथ ही साथ फाइनली एग्रीकल्चर सर्वे करता है। तो इस तरीके के सर्वे के थ्रू हम पब्लिश अनपब्लिश सोर्सेस के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और ये हमारा सर्वे का एक फॉर्मेट है। सो आफ्टर दिस योर चैप्टर इज ओवर। सेकेंड चैप्टर ओवर होने के बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके पास कहीं कोई डाउट रहता है तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।